मैं खिड़की पर खड़ी थी और जो मंजर मैं देख रही थी उसे देखने के बाद मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरी बहन, शादी की पहली रात ही वो अपने पति के साथ ऐसी हरकत कैसे कर सकती थी? मुझे लगा कि मैं वहीं जमीन में धंस जाऊंगी। आखिर मेरी माँ की परवरिश में कौन सी कमी रह गई थी जो मेरी बहन ने पहली रात ही अपने पति के साथ? कोई मर्द भी ऐसी हरकत करते हुए 100 बार सोचता है। मेरी बहन को तो शायद शर्म छू कर भी नहीं गुजरी थी। मैं हक्का बक्का सी खड़ी थी क्योंकि आज तक मैं अपनी बहन को मासूम समझा करती थी। मुझे लगता था कि उस पर बहुत बड़ा जुल्म हुआ है, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि उसके मासूम चेहरे के पीछे कैसी मक्कारी छुपी है। इससे पहले कि मैं और कुछ देख पाती मुझे किसी की आहट सुनाई दी थी और मैं जल्दी से खिड़की से हटकर उस कमरे में पहुंच गई थी जो मुझे रात गुजारने के लिए दिया गया था। अगर मेरी माँ आज रात मुझे मेरी बहन के साथ यहाँ आने के लिए मजबूर न करती तो शायद हम कभी ये राज न जान पाते कि मेरी बहन का घर क्यों उजड़ता था। इससे पहले भी 2 बार उसे तलाक हो गई थी। ये उसकी तीसरी शादी थी। हर बार शादी की रात जब वो तलाक का धब्बा लेकर हमारे घर आती तो रो रो कर बेहाल हो जाती। हम सबको यही लगता कि इस बेचारी के साथ जुल्म हुआ है, लेकिन ये कोई भी नहीं जानता था कि इन 2 तलाकों के पीछे असली वजह क्या थी। लेकिन आज की रात इस राज से पर्दा उठ गया था और मैं सारा सच जान चुकी थी। मेरी उम्र 27 साल थी और मेरी सबसे छोटी बहन 21 साल की थी। देखा जाता तो बड़े होने के नाते मेरी शादी पहले होनी चाहिए थी, लेकिन मेरी सिर्फ मंगनी हुई थी और वो भी इसलिए क्योंकि मैं नौकरी करके घर का खर्चा चलाती थी। मेरा मंगेतर शिवम बहुत अच्छा था और वो हमेशा मुझे सपोर्ट किया करता था। हमारे घर में कोई मर्द नहीं था, इसलिए मुझे ही मर्द बनना पड़ा था। पापा की मौत के बाद मैंने घर संभालना शुरू कर दिया और फिर अपनी छोटी बहनों की जिम्मेदारियां भी खुद ही उठा ली थी। उन दोनों को पढ़ाई लिखाई कराने के बाद मैंने उनकी शादी का बीड़ा उठा लिया और जैसे तैसे पैसे जमा करने लगी ताकि उन्हें इज्जत के साथ विदा करके बड़ी बहन होने का हक अदा कर सकूं। मेरे बाद वाली बहन जो 23 साल की थी उसकी शादी मैंने अपने ही ऑफिस में काम करने वाले एक लड़के से करवाई थी। वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत खुश थी, लेकिन उससे छोटी वाली बहन शिवांगी के साथ न जाने किस्मत ने कैसा खेल खेला था कि वो 2 बार घर बसते ही उजड़ जाती थी। जो पहली बार उसका रिश्ता आया था तो वो लोग बहुत अच्छे थे। लड़के की नौकरी भी ठीक ठाक थी और देखने में भी स्मार्ट था। बस यही सब देखकर मैंने रिश्ता पक्का कर दिया था। पापा के बाद जब सारी जिम्मेदारी मेरे कंधे पर पड़ी तो फिर मेरी माँ ने सारे फैसले मुझ पर ही छोड़ दिए थे क्योंकि वो बहुत ही सीधी सादी सी थी। उन्होंने तो कभी बगैर जरूरत घर से बाहर कदम भी नहीं रखा था। माँ को लगता था कि मुझे दुनियादारी की समझ उनसे ज्यादा है, इसलिए बेटियों के रिश्ते जैसी बड़ी जिम्मेदारियां भी माँ ने मेरे हवाले कर दी थी। मधु की शादी भी मेरी पसंद से की गई थी, इसलिए मैं बहुत खुश थी कि मैंने अपनी बहन के लिए अच्छा फैसला किया। इसलिए जब शिवांगी की शादी की बात आई तो मैंने उसके लिए भी बहुत देखभाल का रिश्ता देखना शुरू किया। राहुल को उसके लिए चुन लिया। मुझे उसमें कोई भी बुराई नहीं दिखाई दी। वो लोग बहुत खुशी से रिश्ता लेकर हमारे घर आए थे। राहुल की बहन ने शिवांगी को राहुल के लिए पसंद किया था। रिश्ता पक्का होते ही राहुल ने खुद ये बात की थी कि उसे हमसे दहेज में कुछ भी नहीं चाहिए। वो सादगी से शादी करना चाहता है और ये बात सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो दहेज जैसी चीज के खिलाफ है। अक्सर मैंने रिश्ते वालों को बहुत लालची देखा था और ज्यादातर लोग तो रिश्ता होने से पहले ही पूछ लेते हैं कि आप शादी में क्या देंगे, लेकिन उसकी बात ने मेरा दिल जीत लिया था। मुझे लगा था कि राहुल से ज्यादा बेहतर और अच्छा रिश्ता शिवांगी के लिए कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन शायद ये मेरी गलत फहमी थी। मैंने अपने मंगेतर शिवम को भी राहुल से मिलवाया था और शिवम का कहना था कि राहुल वाकई अच्छा लड़का है। शादी से पहले 3-4 बार हमारी उसके घर वालों से मुलाकात हुई थी। हमें तो हर बार ही वो लोग बहुत अच्छे लगे और फिर मैंने अपनी हैसियत के मुताबिक थोड़ा बहुत दहेज जमा करके शिवांगी की शादी राहुल के साथ करवा दी। मेरी बहन बड़ी धूमधाम से विदा हो गई थी क्योंकि राहुल ने अपनी तरफ से शादी पर बड़ा खर्चा किया था। शिवांगी के कपड़ों से लेकर हर चीज बहुत अच्छी थी, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला उन चीजों को बरतना भी नसीब करे, मगर मेरी बहन को कोई भी चीज बरतना नसीब ना हो सकी। शिवांगी को विदा करने के बाद मैं और मेरी माँ सुकून से बैठे थे। मधु अपने घर वापस चली गई थी। उसके बच्चे छोटे थे, इसलिए वो हमारे घर ज्यादा नहीं ठहरा करती थी। उसके बाद मैंने और माँ ने एक साथ खाना खाया और माँ ने चाय बनाई और मेरे हाथ में पकड़ा कर कहने लगी, तुमने अपने पापा के जाने के बाद सही मायनों में औलाद होने का हक अदा किया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। ऊपर वाले ने भले ही मुझे बेटा नहीं दिया, लेकिन बेटे से ज्यादा अच्छी बेटी दी है। मैं बड़े लाड से माँ की गोद में सर रखकर लेट गई। माँ कहने लगी, अब तुम अपनी शादी के बारे में सोचो। बहनों के बारे में बहुत सोच लिया। अब वो दोनों अपने घरों की हो गई हैं। मैं अपनी शादी की बात सुनकर खिलखिलाकर हंसी
और घर का दरवाजा उसी टाइम बज उठा। माँ ने हैरत से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, रात के इस वक्त कौन आया है? सारे कामों से फ्री होकर हमें 2 बज गए थे और उस वक्त दरवाजे पर किसी का आना बहुत ही अजीब बात थी। मैंने माँ से कहा कि चलो साथ चलकर देखते हैं। मैं और माँ दरवाजे पर पहुंचे और आवाज देकर पूछा, कौन है? तो दरवाजे के बाहर से शिवांगी की लड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। वो कहने लगी, दरवाजा खोलो दीदी, मैं हूँ शिवांगी। शिवांगी की आवाज सुनकर मेरे होश उड़ गए। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला और वो अपना बैग पकड़े अंदर आ गई थी। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ है? तो तेज तेज रोती हुई मेरे गले से लग गई और फिर ऐसी खबर सुनाई कि मेरी जान निकल गई थी। कहने लगी, दीदी, राहुल ने मुझे तलाक दे दी है। उन्होंने ये शादी मजबूरी में की थी। वो खुश नहीं थे, इसलिए मौका मिलते ही उन्होंने मुझे तलाक देकर अपने घर से निकाल दिया। अपनी बहन की खुशी की खातिर उन्होंने शादी तो कर ली थी, लेकिन उसे निभाना नहीं चाहते थे। शिवांगी की बात सुनकर मेरी हालत खराब हो गई। एक बाप की जगह बाप बनकर बहन को विदा करना बहुत मुश्किल काम था। इस शादी की नाकामी को मैं अपनी नाकामी समझा करती थी, क्योंकि शायद मैंने ही सही लड़के का चुनाव नहीं किया था। मेरी बहन के आंसुओं ने मेरा दिल दुखा दिया था। मैंने हाथ जोड़कर उससे माफी मांगी कि ये सब मेरी गलती है। शायद मुझे राहुल को अच्छी तरह जान लेना चाहिए था। उसने कुछ भी ना कहा, वो बस रोती ही रही। माँ कहने लगी कि अभी और इसी वक्त जाकर पता करते हैं कि उन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन इससे पहले कि कुछ करते, शिवांगी ने माँ का हाथ पकड़ लिया और कहने लगी, उनके घर जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि वो आप लोगों के साथ बदतमीजी करे, क्योंकि उसने मेरे साथ भी बहुत बुरा सलूक किया है। और तो और, जब अपने घर वालों के सामने उसने मुझे ही कैरेक्टरलेस कह दिया है, वहां जाकर सिवाय हमारी बदनामी के और कुछ नहीं होगा। तलाक होनी थी, वो हो चुकी है। अब किसी बात का कोई फायदा नहीं रहा। मैंने हैरत से पूछा, लेकिन उसने तुम्हें तलाक दी क्यों? अगर तुम उसे पसंद नहीं थी तो वो शादी से पहले ये बात बता सकता था ना। उसने तो शादी पर खूब खर्चा किया है। फिर इस तलाक के पीछे क्या वजह है? मेरी बात सुनकर शिवांगी ने अजीब सी नजरों से मुझे देखा और कहने लगी, बता तो चुकी हूँ। ये सब कुछ उसने सिर्फ अपनी बहन की खुशी की खातिर उसे दिखाने के लिए सब किया था, और फिर मुझे तलाक देकर अपनी बहन के सामने मेरे किरदार को दागदार कर दिया और सबसे ये भी कहा कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। ये सुनकर मेरा खून खौल उठा था, लेकिन फिलहाल मुझे शिवांगी को संभालना था। मैंने और माँ ने शिवांगी का हौसला दिया और सारी रात हम खामोशी से अपनी जगह आंसू बहाते रहे। कुछ देर पहले वाला सुकून पूरी तरह खत्म हो गया था और हमारे दिलों में तूफान ने जन्म ले लिया था। एक बेचैनी थी जो मुझे खाए जा रही थी कि आखिर राहुल इतना घटिया हरकत कैसे कर सकता है। वो तो बहुत ही सुंदर समझदार लड़का मालूम होता था। कोई मर्द कैसे एक ही रात में अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है? ये वो बातें थी कि जिन्होंने मेरी आंखों से नींद उड़ा दी थी, और शायद हमारे घर का सुकून भी, क्योंकि अगले सुबह ये खबर सारे मोहल्ले में फैल गई कि आधी रात को शिवांगी तलाक लिए वापस लौट आई है। मोहल्ले वाले हमारे घर आए और तरह तरह की बातें बनाने लगे। माँ ने खुद सबके सामने शिवांगी के ससुराल वालों की खूब तारीफें की थी, खासकर दहेज न लेने पर राहुल की भी। अब उन्हीं लोगों के सामने राहुल और उसके घर वालों की बुराई करना बहुत ही मुश्किल था। किसी को भी हमारी बात पर यकीन नहीं आ रहा था। हर कोई हैरत से कह रहा था कि जिस लड़के ने दहेज न लिया वो भला बिना वजह तलाक क्यों देगा। लोगों की बातें सुनकर शिवांगी बहुत ही ज्यादा दुखी हो गई थी। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और मुझसे और माँ से वादा लिया कि हम में से कोई भी राहुल या उसके घर वालों की शक्ल भी नहीं देखेगा और ना ही कभी उन लोगों का जिक्र इस घर में होगा। शिवांगी की हालत देखते हुए मैंने और माँ ने वादा कर लिया था। दोपहर के वक्त मेरा मंगेतर शिवम घर आया और वो भी सब कुछ जानने के बाद हक्का बक्का रह गया। कहने लगा, ये कैसे मुमकिन है? मैं जाकर बात करता हूँ। आखिर कैसे वो हमारी शिवांगी के साथ इतना बड़ा जुल्म कर सकते हैं? लेकिन ये बात शिवांगी के कानों में पड़ गई और उसने रो धोकर उसे रोक लिया। कहने लगी, अगर आप वहां जाएंगे तो मैं अपनी जान ले लूंगी। मैं नहीं चाहती कि वो गंदी बातें आपके कानों में भी पड़े जो मैं सुनकर आई हूँ। उसकी हालत देखकर शिवम भी रुक गया। शिवांगी की शिवम से काफी दोस्ती थी। मैंने शिवम से कहा कि तुम इसे समझाओ और कहो कि खुद को कमरे में बंद ना रखे। शिवम ने शिवांगी के सिर पर हाथ रखा और कहने लगा, चलो मैं तुम्हें बाहर घुमा कर लाता हूँ। और फिर शिवम खुद ही जबरदस्ती बाइक पर शिवांगी को बैठाकर बाहर घुमाने लेकर चला गया। मैं तो माँ के साथ घर पर ही रुक गई थी, क्योंकि माँ की हालत ठीक नहीं थी। मैं बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुकी थी। एक तरफ शिवांगी की तलाक और दूसरी तरफ माँ की तबीयत, और फिर मधु के ससुराल वाले भी बहुत बातें बना रहे थे। वो आई तो नहीं थी, मगर उसका फोन आया था। वो कह रही थी कि मेरी सास ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया है। वो कह रही थी कि राहुल के घर वालों से उन्हें ये बात पता चली है कि शिवांगी बदकिरदार है और उसकी किसी लड़के से चक्कर है। मैंने मधु को तसल्ली दी और कहा, तुम अपना घर बार देखो, यहाँ सब कुछ देखने के लिए मैं मौजूद हूँ।
लेकिन सच तो ये था कि मैं खुद भी टूटी हुई थी। काफी देर बाद शिवम शिवांगी लौटे थे। उसका मूड काफी अच्छा हो गया था। उसके हाथ में आइसक्रीम थी। वो मेरी तरफ बढ़ाकर कहने लगी, दीदी आपने भी कल से कुछ नहीं खाया, आप ये खा लें। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और ये मुस्कुराहट देखकर मुझे सुकून हो गया था। वो अपने कमरे में चली गई तो मैंने शिवम का शुक्रिया अदा किया। शिवम कहने लगा कि शिवांगी को इस वक्त हम सब की जरूरत है। तुम कोशिश करो कि ज्यादा वक्त उसके साथ गुजारो। शिवम की बात सुनकर मैंने सर झुका लिया। मैं नौकरी करती थी और अगले ही दिन मुझे नौकरी पर जाना था। मैंने शिवम से कहा कि तुम ही घर आकर उसके साथ कुछ देर बैठ जाओगे तो उसका दिल बहल जाएगा। और फिर तेजी से दिन गुजरने लगे। अक्सर शिवम मुझे फोन पर बताता कि वो मेरे घर में है और शिवांगी के साथ बातें कर रहा है। ये सुनकर मुझे तसल्ली हो जाती कि शिवांगी कम से कम शिवम की कंपनी में खुश तो है। उस रात के बाद से अब तक हम में से किसी ने भी राहुल से कोई बात नहीं की थी। मेरी शादी भी टल गई थी क्योंकि अब मुझे फिर से शिवांगी के बारे में सोचना था। शिवांगी के तलाक को 3 महीने ही गुजरे थे कि उसके लिए फिर से बहुत ही अच्छी जगह से रिश्ता आ गया। वो लोग शिवम के जानने वाले थे और रिश्ता भी शिवम के जरिए ही आया था। लड़का शिवम का दोस्त था और उसने उसे शिवांगी की पहली तलाक के बारे में सब कुछ बता दिया था। उन्हें शिवांगी के तलाक पर भी कोई एतराज नहीं था। मैं इस रिश्ते का सुनकर थोड़ा घबरा रही थी क्योंकि पुराने मामले को भी अभी ज्यादा वक्त नहीं गुजरा था। मुझे नहीं लगता था कि शिवांगी शादी के लिए राजी होगी। लेकिन शिवम के बार बार कहने पर मैंने शिवांगी को रिश्ते के बारे में बताया तो मुझे हैरत हुई क्योंकि उसने बिल्कुल भी कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया था जो मुझे लग रहा था। उसने बड़े सुकून से मेरी बात सुनी और कहने लगी, दीदी अगर आपको ठीक लगता है तो मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो चाहती हूँ कि जल्दी मेरा घर बसे ताकि आप भी अपनी जिंदगी की खुशियां हासिल कर सकें। शिवांगी की बात सुनकर मुझे खुशी हुई थी कि उसे मेरी खुशी का ख्याल था और मेरी खातिर वो अपना पास्ट भूलने को भी तैयार थी। मैंने शिवम से कहकर उन लोगों को बुलवा लिया। वो लोग भी बहुत अच्छे थे। लड़के का अपना बिजनेस था, पैसे वाले थे, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। शिवम ने कहा कि लड़का बहुत अच्छा है, छानबीन की भी जरूरत नहीं है। और फिर शिवम के कहने पर मैंने आंख बंद करके शिवांगी का रिश्ता पक्का कर दिया। वो लोग जल्दी शादी करना चाहते थे और मैं भी यही चाहती थी कि शिवांगी किसी नए रिश्ते से जुड़कर पुरानी बातों को भूल जाए। इसलिए 4 लोगों के बीच हमने खामोशी से विदा कर दिया। ना ही किसी मोहल्ले वालों को दावत दी, ना ही खानदान में ढिंढोरा पीटा। शिवांगी विदा होकर अपने ससुराल चली गई और मेरी माँ परेशान होकर कहने लगी कि इस बार शिवांगी अपनी शादीशुदा जिंदगी में बस जाए। मैं भी खामोशी से कोने में बैठ गई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत ज्यादा बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मैंने शिवम को फोन मिलाया तो वो कहने लगा, फिक्र ना करो, अतुल बहुत ही अच्छा इंसान है, सालों से मेरा दोस्त है, उसके घर वाले भी बहुत अच्छे हैं, शिवांगी को कोई तकलीफ नहीं होगी। शिवम की बात सुनकर मुझे इत्मीनान हो गया था। वो मेरा ध्यान बटाने के लिए कहने लगा, अब हमारी शादी की तैयारियां शुरू हो जाएं। तुम्हारे इंतजार में मेरी उम्र निकलती जा रही है। उसकी बात सुनकर मैं हंस पड़ी। फिर हम दोनों बातों में बिजी हो गए। 2-3 घंटे गुजरे थे कि घर का दरवाजा जोर जोर से बजने लगा। इस बार तो मेरा दिल धड़कना ही भूल गया था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं दरवाजा खोलूं तो सामने शिवांगी न खड़ी हो। और कभी कभी कुछ ख्याल सच साबित हो जाते हैं। मैंने जाकर दरवाजा खोला तो रात के 2 बजे शिवांगी दरवाजे पर खड़ी थी और उसका हाल पहले से भी ज्यादा बुरा था। रो रो कर उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो आते ही फर्श पर बैठ गई और अपने बाल नोचते हुए कहने लगी, न जाने मुझसे कौन सा गुनाह हुआ कि हर कोई मुझे कैरेक्टर लेस कहता है, जबकि मैंने तो कोई गुनाह किया नहीं। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर शिवांगी को थामा और उससे पूछा कि आप क्या हुआ। वो कहने लगी, फिर मुझे तलाक हो गई है, फिर मेरे दामन पर दाग लगा है। न जाने किसको मुझसे इतनी नफरत हो गई है। मेरे ससुराल जाने से पहले ही न जाने कौन मेरे पति को क्या कह जाता है कि वो मुझे कैरेक्टर लेस कहकर तलाक दे देता है। राहुल ने ये कहकर मुझे छोड़ा था कि वो किसी और में दिलचस्पी रखता है, लेकिन दुनिया के सामने उसने मुझे ही कैरेक्टर लेस ठहरा दिया था। और इस बार अतुल ने साफ ही कहा कि मेरा कैरेक्टर अच्छा नहीं है और वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता। लगता है राहुल ने ही कोई गलत हरकत की है। ये कहकर वो रोने लगी और मैं सर पकड़कर बैठ गई। मैंने गुस्से से शिवांगी से कहा कि अगर तुम हम में से किसी को राहुल से बात करने देती तो आज ये सब ना होता। मेरी बात सुनकर वो चिल्लाने लगी, अपना सीना पीटने लगी। माँ ने मुझे समझाया कि ये वक्त बहन को बुरा कहने का नहीं है, इसे संभालने की कोशिश करो। और एक बार फिर हम दोनों माँ बेटी मिलकर अपनी टूटी हुई शिवांगी को संभालने लगे। शिवम जो फोन पर दूसरी तरफ मौजूद था, उसे भी सब कुछ पता चल गया था। वो भी फौरन हमारे घर चला आया था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि अतुल ने तलाक दे दी है। वो तो अब भी अतुल की तारीफें कर रहा था कि वो बहुत ही अच्छा है, वो ऐसा नहीं कर सकता। मैंने शिवम का कॉलर पकड़ लिया और उससे कहा कि मैंने आंखें बंद करके तुम्हारी हर बात पर एतबार किया था,
तुम ने कहा कि अतुल बहुत ही अच्छा लड़का है। तुम बताओ कि ये सब क्या है? जाओ जाकर अपने दोस्त से सवाल जवाब करो। ये सुनते ही शिवांगी गुस्से से मेरी तरफ आई और कहने लगी, क्यों आप बार बार मेरे जख्मों को कुरेदने की बात करती हैं? नहीं जानना हमें कुछ भी, और ना ही अतुल से कोई बात करने की जरूरत है। उसने शिवम की तरफ देखा और हाथ जोड़कर कहने लगी, आपने तो मेरा भला ही चाहा था, लेकिन किस्मत में मेरा बुरा लिखा था। अगर आप चाहते हैं कि मुझे और तकलीफ ना हो तो अतुल के पास बिल्कुल भी ना जाएं। वो इंसान बहुत ही बुरा है। शिवम शिवांगी को संभालने लगा और मैं खामोशी से एक तरफ बैठ गई थी। मेरे पास कहने के लिए शायद शब्द ही ना बचे थे। जैसे तैसे शिवम ने सारी रात शिवांगी को तसल्ली दी थी और उससे वादा भी किया कि वो अतुल के पास नहीं जाएगा। हमारे घर में खामोशी ठहर गई थी। कोई किसी से बात नहीं कर रहा था। हम अपने कमरे में बंद थे और शिवांगी अपने कमरे में। मैंने शिवम से बात करना छोड़ दी थी। मेरा दिल उसकी तरफ से खराब हो गया था। वो जब भी आता शिवांगी के साथ ही बैठकर वापस चला जाता। पहली बार मेरी बहन मेरे गलत फैसले की वजह से फंसी थी और दूसरी बार मेरी मंगेतर के गलत फैसले की। मुझ में इतना हौसला नहीं था कि मैं तीसरी बार उसकी जिंदगी का फैसला करती, इसलिए मैं बिल्कुल खामोश हो गई थी। जिंदगी धीरे धीरे चल रही थी। शिवम की माँ ने मेरी और शिवम की शादी पर जोर दिया था। वो कह रही थी कि कब तक तुम बैठी रहोगी, आखिर मेरे बेटे की भी तो उम्र हो रही है, वो सालों से तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उनकी बात ठीक थी। शिवम ने वाकई 6 साल मेरे इंतजार में निकाले थे, लेकिन मैं क्या करती। शिवांगी की शादी किए बगैर तो शादी नहीं करना चाहती थी। इसलिए एक बार फिर हमारे घर में शिवांगी की शादी का जिक्र होने लगा, लेकिन इस बार न सिर्फ वो डरी हुई थी, बल्कि मैं और माँ भी घबरा रही थी। मधु की सास ने इस कदर परेशान कर दिया था कि वो अब हमारे घर का चक्कर भी नहीं लगा रही थी। शिवांगी खूबसूरत थी और इसलिए एक बार फिर उसके लिए रिश्ते आने शुरू हो गए थे। उसकी दूसरी शादी में तो बहुत ही कम लोग शामिल थे, इसलिए शायद रिश्ते भी अच्छे आ रहे थे। अब मैंने फैसला माँ पर छोड़ दिया। माँ ने बहुत देखभाल करके शरीफ लोगों में शिवांगी का रिश्ता पक्का कर दिया। हैरत की बात है कि शिवांगी को अभी भी कोई एतराज नहीं था। वो डर जरूर रही थी, लेकिन उसने इनकार नहीं किया था। और फिर उसकी रुखसती का वक्त आया तो माँ ने एकदम ही लड़के वालों से कह दिया कि मेरी बड़ी बेटी भी साथ जाएगी। हमारे घर में ऐसी ही रस्म है। ये सुनकर पहले तो वो लोग हैरान हुए, लेकिन फिर मुझे अपने साथ ले गए। मेरी माँ ने मुझे कान में कह दिया था कि तुम्हें भेजने का मकसद यही है कि अपनी आंखें और कान खोलकर ये मालूम करो कि आखिर तुम्हारी बहन के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्या कोई हमारा दुश्मन है या फिर कोई जानबूझकर शिवांगी का घर उजाड़ना चाहता है। मेरी माँ को लग रहा था कि ये कोई खानदान वाला है जो हमसे दुश्मनी निकाल रहा है। जब मैं शिवांगी के साथ उसके ससुराल पहुंची तो शिवांगी ने मेरे साथ बिल्कुल ही अजीब सा सलूक किया। कहने लगी, दीदी अपने कमरे में जाकर सो जाओ। अजीब बात है, माँ ने आपको मेरे साथ भेज दिया। मैं तो ससुराल वालों के आगे पहले दूसरी शादी पर शर्मिंदा हूँ, अब आपके आने पर और ज्यादा शर्मिंदगी हो रही है। ये लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैंने शिवांगी से कहा कि ऐसी कोई भी अनोखी बात नहीं है, पहले जमाने में ऐसे ही रस्में हुआ करती थीं। शिवांगी कहने लगी कि जो भी है ये मेरा ससुराल है, आपको यहाँ किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, आप अपने कमरे में जाकर आराम करें। शिवांगी का रवैया बिल्कुल ही बदला हुआ था। मुझे अपनी ये बहन शिवांगी नहीं लगी थी, इसलिए मैं कुछ चौंकी और फिर मैंने फैसला किया कि किसी न किसी तरह मैं सच जान कर रहूंगी। शिवांगी और उसका पति कमरे में गए तो मैं भी पीछे से घूमकर खिड़की की तरफ पहुंच चुकी। ये ऊंचा सा रोशनदान था तो मैं स्टूल रखकर खड़ी हो गई और मुझे अंदर का मंजर नजर आने लगा और दोनों पति पत्नी की आवाज भी सुनाई देने लगी। ये बहुत गलत बात थी, लेकिन अपनी बहन के घर को बसाने के लिए मैं ये हरकत कर बैठी थी। ये शादी सादगी से हुई थी, घर में ज्यादा मेहमान नहीं थे, घर वाले भी अपने अपने कमरे में बंद थे। किसी ने मुझे यहाँ आते नहीं देखा था। और फिर मैंने देखा कि मेरी बहन अपने पति से तलाक मांग रही है और उसे कह रही है कि मैं किसी और को पसंद करती हूँ। मेरी बड़ी बहन ने अपनी जान छुड़ाने के लिए जबरदस्ती मेरी शादी आपसे करवा दी है। या तो आप मुझे तलाक दे दें, नहीं तो मैं वहां जाकर आपके ऊपर नामर्द होने का इल्जाम लगा दूंगी। पहले तो वो लड़का हक्का बक्का रह गया और फिर बार बार मेरी बहन जिद करने लगी, तो फिर वो बड़ी खामोशी से मेरी बहन को देखने लगा। इससे पहले कि मैं आगे का मंजर देख पाती, किसी के कदमों की आहट सुनकर मैं वापस अपने कमरे में भागी और कुछ ही देर बाद मेरी बहन अपना सामान लिए अपने कमरे से बाहर निकली थी और फिर मेरे पास आकर गुस्से से मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, चलिए यहाँ से, ये इंसान मेरे काबिल ही नहीं है। मैंने अपनी बहन को नफरत से देखा और पूछा कि क्या हुआ। वह कहने लगी कि उसने मुझे तलाक दे दी है। ये कहते हुए उसका चेहरा बिल्कुल सपाट था। मैंने अपनी बहन से हाथ छुड़ाया, उसके मुंह पर एक जोरदार तमाचा दे मारा। इतने में उसका पति भी कमरे से निकल आया और मुझे देखते ही वो कहने लगा, आपकी बहन ने खुद मुझसे तलाक मांगी है, इसलिए मैंने उसे तलाक दे दी है।
میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ میں ایک ایسی عورت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا ہوں جس کی شادی زبردستی کی گئی ہو۔ میں نے غصے سے شیوانگی کو دیکھا اور کہا کہ میں نے سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا اور سنا ہے۔ اب تم مجھے بتاؤ کہ سارا ماجرا کیا ہے؟ کیوں تم نے تیسری بار بھی طلاق لے لی ہے؟ پہلے تو اس نے انکار کیا کہ اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور پھر جب میں نے اس کے ساتھ زبردستی کی تو وہ روتی ہوئی کہنے لگی کیونکہ میں شیوم کو پسند کرتی ہوں، ان سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ کئی بار میں نے انہیں شادی کے لیے پرپوز بھی کیا لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ سے ہی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ جب تک میری شادی نہیں ہوگی آپ بھی شادی نہیں کریں گی، اس لیے میں بار بار طلاق لے کر گھر واپس بیٹھ جاتی تھی تاکہ آپ کی بھی شادی شیوم سے نہ ہو سکے۔ اگر شیوم مجھے اپنی محبت کے قابل نہیں سمجھتے تو آپ ان کی محبت کے حقدار نہیں ہیں۔ نہ میری شادی ہوگی اور نہ ہی آپ کی شادی ہوگی۔ اپنی بہن کے منہ سے یہ بات سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جس بہن کے نصیب کو بنانے کے لیے میں نے اپنی زندگی، اپنی جوانی داؤں پر لگا دی تھی، وہی بہن مجھ سے میری خوشیاں چھیننا چاہتی تھی۔ اسے طلاق ہو چکی تھی۔ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر لے آئی اور ماں کو ساری بات بتا دی۔ شیوم کو بھی سب کچھ پتا چل گیا۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا اب شیوانگی کی وجہ سے وہ زیادہ انتظار نہیں کر سکتا۔ اس نے اگلے ہی دن مجھ سے شادی کر لی اور مجھے اپنے ساتھ ودا کر کے لے گیا۔ آج میری شادی کو 5 مہینے ہو گئے ہیں اور شیوانگی 3 بار طلاق کا داغ اپنے دامن پر لیے ماں کے گھر پر بیٹھی ہے۔ کبھی کبھی میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو مجھے اس کی بہت فکر ستاتی ہے، اور وہیں دوسری طرف کبھی نفرت کا احساس بھی جاگنے لگتا ہے۔ سمجھ نہیں آتا کہ میں شیوانگی کے لیے کیا کروں۔ کیا دوبارہ اس کی شادی کا سوچوں یا پھر اس کے حال پر چھوڑ دوں؟ جو کچھ شیوانگی نے کیا اس میں غلطی کس کی تھی؟ اصلی قصوروار کون تھا؟ کیا ہماری پرورش میں کوئی کمی رہ گئی تھی یا پھر شیوم کے برتاؤ نے اسے اس حد تک پہنچا دیا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا تھا؟ یا شاید مجھے ہی اپنے آنکھیں زیادہ کھلی رکھنی چاہیے تھی؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ قصوروار کون ہے؟ اگر آپ کو آج کی کہانی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک کریے گا، شیئر کریے گا، اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ۔